स्विस बैंक नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? काले धन से भरे बड़े बड़े सूटकेस, हॉलीवुड फिल्मों वाले खुफिया वॉल्ट्स और कुछ बेहद अमीर लोग। लेकिन असल जिंदगी में ये पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है? चलिए आज इसी स्रोत सामग्री के आधार पर स्विस बैंक के इर्द गिर्द बुनी गई कहानियों और वैश्विक वित्तीय गोपनीयता की हैरान कर देने वाली असलियत को गहराई से समझते हैं। फिल्मों ने हमेशा इन बैंकों को एक रहस्यमयी आभा दी है। जेम्स बॉन्ड की द वर्ल्ड इज नॉट इनफ का वो मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा। अगर एक स्विस बैंकर पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया का क्या होगा? और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। असल दुनिया में भी सबसे ताकतवर हस्तियों से लेकर ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार चेहरों तक ने इस सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सिस्टम किनके लिए और कैसे काम करता है? आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी बात साफ कर लेते हैं। स्विस बैंक में रखे हर पैसे का मतलब ब्लैक मनी नहीं होता। लेकिन ब्लैक मनी आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जिसे सरकारों की नज़रों से छिपाया गया है। इसके दो रास्ते होते हैं। पहला, पूरी तरह से गैर कानूनी काम जैसे रंगदारी या स्मगलिंग, और दूसरा जो बहुत आम है वो है लीगल काम लेकिन बिना टैक्स चुकाए, जैसे कैश में कोई बड़ी डील कर लेना बिना किसी पक्के बिल के। दोनों ही सूरतों में जब सरकार के पास पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो वो ब्लैक मनी बन जाता है, और ऐसे ही पैसे को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को एक खास ठिकाने की जरूरत पड़ती है। तो अब आते हैं गोपनीयता के इस अभेद्य किले पर। देखिए, ये जो सीक्रेसी है ना, ये रातों रात नहीं बनी है। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि स्विट्जरलैंड ने 1501 से ही खुद को राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ रखा है। मतलब दुनिया में कोई भी युद्ध हो, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। फिर 1713 में जेनेवा का पहला सीक्रेसी कानून आया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था 1934 का बैंकिंग अधिनियम। इसका आर्टिकल 47 साफ तौर पर यह कहता है कि अगर किसी स्विस बैंक कर्मचारी ने अपने ग्राहक की जानकारी किसी भी विदेशी सरकार को दी तो उसे सीधे 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। जी हां, 5 साल। वहां जुबान खोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इसी गोपनीयता की वजह से लोग अपना पैसा वहां रखते हैं? असल में ऐसा नहीं है। स्विस बैंकों का एक और बहुत बड़ा आकर्षण है उनकी इकोनॉमी की कमाल की स्टेबिलिटी। जरा सोचिए, जहां दुनिया भर के देश बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन से परेशान रहते हैं, वहीं स्विट्जरलैंड में कई बार डिफ्लेशन देखने को मिलता है। 2022 का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब पूरी दुनिया भयानक महंगाई से त्रस्त थी, स्विट्जरलैंड की महंगाई दर सिर्फ 1.31% पर रुक गई थी। उनकी करेंसी स्विस फ्रैंक इतनी मजबूत है कि 2010 में जो फ्रैंक 44 रुपए का था वो 2023 आते आते 88 रुपए का हो गया। मतलब पैसा वहां सिर्फ छुप नहीं रहा है, बल्कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से बढ़ भी रहा है। चलिए अब उन बहुचर्चित नंबर्ड अकाउंट्स के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये तो पक्का है कि इसे खोलना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरकर खाता नहीं खोल सकता। खाता धारक को खुद चलकर स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। दूसरी बात, बैंक के दरवाजे तभी खुलते हैं जब जेब में कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक हो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सूटकेस में कैश भरकर ले जाए और जमा कर दे। वहां बहुत सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स होते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ सही पाया जाता है तो आता है चौथा और सबसे दिलचस्प कदम। इंसान की पहचान, उसका नाम, सब कुछ हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। उसकी जगह उसे सिर्फ एक कोड या नंबर दे दिया जाता है। बैंक के मेन कंप्यूटर में भी कोई नाम दर्ज नहीं होता। एक इंसान बस एक नंबर बनकर रह जाता है। हमारे नॉर्मल बैंक और एक स्विस बैंक में जो फर्क है ना, वो सच में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम बैंक में पैसा रखते हैं ताकि कुछ ब्याज मिले, और बैंक हमें फ्री में अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है, राइट? लेकिन स्विस बैंक में कहानी एकदम उल्टी है। वहां -0.75% का नेगेटिव इंटरेस्ट लगता है। इसका मतलब है कि अपना ही पैसा बैंक में रखने के लिए बैंक को फीस देनी पड़ती है। और तो और, स्टेटमेंट घर मंगाने के लिए नहीं, बल्कि बैंक को यह सख्त हिदायत देने के लिए फीस देनी पड़ती है कि भाई, खाते का कोई भी कागज या स्टेटमेंट गलती से भी मत भेजना। अब ये कागजी सबूत मिटाने की हद देखिए। स्विस बैंक कभी आम चेकबुक नहीं देते, क्योंकि उससे पैसे का पूरा ट्रेल पकड़ा जा सकता है। इसके बदले वहां ट्रैवलर्स चेक का इस्तेमाल होता है, जिस पर 1% का भारी भरकम कमीशन लगता है। इस खाते को बस चालू रखने का सालाना खर्च ही लगभग $300 यानी करीब 24-25 हज़ार रुपये आ जाता है। और अगर किसी को इस डिजिटल सिस्टम पर भी भरोसा नहीं है तो वो बैंक की फिजिकल तिजोरियां किराए पर लेते हैं। इन तिजोरियों का किराया $5 लाख तक पहुंच सकता है, और यहीं पर कई पीढ़ियों तक सोना और हीरे एकदम सुरक्षित रखे जाते हैं। लेकिन ये दीवारें हमेशा के लिए अभेद्य नहीं रहीं। समय के साथ इंटरनेशनल क्रैकडाउन और कूटनीतिक दबाव भी शुरू हुआ।
जब दुनिया के ताकतवर देश एक साथ मिलकर दबाव बनाते हैं तो असर तो होता ही है। एक आंकड़ा देखते हैं, $25.5 मिलियन। हुआ यूं कि 1990 में ओसामा बिन लादेन ने स्विस बैंक में एक अकाउंट खोला था। करीब 6-7 साल तक उस खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ और उसी दौरान अमेरिका का भारी दबाव भी बना। तब जाकर स्विस बैंक को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अल कायदा के $25.5 मिलियन के फंड को ब्लॉक कर दिया। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव सच में बहुत ज़्यादा हो तो स्विस बैंक भी एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फिर वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर स्विस बैंक अपनी वो मशहूर चुप्पी तोड़ देते हैं? अगर मामला मनी लॉन्ड्रिंग का साबित हो जाए, किसी बड़े क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हो या फिर चोरी और ब्लैकमेल का हो, तब स्विस बैंकर्स एसोसिएशन जानकारी शेयर कर देता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर मामला सिर्फ टैक्स चोरी का है तो स्विस बैंक से एक शब्द भी उगलवाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के अपने कानूनों में टैक्स चोरी को कोई बहुत बड़ा या सीरियस अपराध माना ही नहीं जाता। और बस यही वो सबसे बड़ा कानूनी लूपहोल है जिसका फायदा दुनिया भर के टैक्स चोर मजे से उठाते हैं। खामोशी के इस किले में पहली बड़ी दरार तब दिखी जब 2014 में OECD के मंच पर 50 देशों ने जानकारी साझा करने के एक डिक्लेरेशन पर साइन किए। भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद 2018 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक ऐतिहासिक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझौता हुआ। इस समझौते का ही असर था कि 2019 से लेकर 2022 के बीच स्विस बैंकों ने भारतीय खाताधारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट भारत सरकार को सौंपी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे बस अब सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी पूरी तरह से अनसुलझी है। वो बहुचर्चित लिस्ट आखिर किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाती? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड कारण हैं। पहला तो ये कि वो डेटा सिर्फ और सिर्फ टैक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए शेयर किया जाता है। उसे पब्लिक डोमेन में लाना पूरी तरह मना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT उसे पूरी तरह टॉप सीक्रेट रखता है। और दूसरा, सबसे बड़ा खेल तो ये है कि स्विस बैंक सिर्फ उन खातों की जानकारी देते हैं जो आधिकारिक तौर पर सीधे किसी नागरिक के नाम पर खुले हों। लेकिन जो असल में बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने नाम से सीधे खाते थोड़ी खोलते हैं। वो दुनिया भर के अलग अलग टैक्स हेवन देशों में फर्जी शेल कंपनियां बनाते हैं और उन कंपनियों के नाम से स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। पैसे का ये रास्ता इतना घुमावदार होता है कि इसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से 2020 में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इतने सारे नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, कड़े समझौतों और बड़े-बड़े डेटा लीक के बावजूद स्विस बैंकों में रखा पैसा कम होने के बजाय रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। स्विस नेशनल बैंक की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ये साफ दिखाता है कि नियम कानून चाहे जितने भी सख्त हो जाएं, इस पूरे सिस्टम पर पैसे जमा करने वालों का जो भरोसा है वो रत्ती भर भी नहीं डगमगाया है। अब अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ एक अजीब सा राजनीतिक विरोधाभास देखने को मिलता है। पिछले कई दशकों से ब्लैक मनी हमारे यहाँ चर्चा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारें बदलती रहीं, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां सत्ता में आईं। हर बड़े चुनाव में मंच से ये वादा जोर शोर से किया गया कि स्विस बैंक से पैसा वापस लाया जाएगा। लेकिन अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर ज़मीनी हकीकत देखें तो क्या मिलता है? बिल्कुल शून्य। सिस्टम की दीवारें और ये उलझे हुए इंटरनेशनल कानून इतने जटिल हैं कि आज तक सफलतापूर्वक एक भी पैसा वापस देश में नहीं लाया जा सका है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इतनी सारी सरकारें बदलने, इतने कड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने और लगातार बढ़ते दबाव के बावजूद ग्लोबल फाइनेंस का ये सबसे बड़ा लूपहोल आज भी पूरी तरह से अनब्रेकेबल कैसे है? क्या ये सच में सिर्फ कानूनों की कोई कमी है या फिर इस पूरी वैश्विक व्यवस्था को बड़े ही चालाकी से ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है ताकि कभी टूटे ही ना? इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा।